तो अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर दो लफ्ज़ मौजूद हैं, कार्बो और दूसरा हाइड्रेट। कार्बो कार्बन को ज़ाहिर करता है और हाइड्रेट वाटर को ज़ाहिर कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर हम लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि हाइड्रेटेड कार्बन्स। हाइड्रेटेड कार्बन्स का मतलब है वाटर कंटेनिंग कार्बन्स, यानी ऐसे कार्बन जिनके अंदर वाटर मौजूद है। उसके अलावा बात करें कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो तीन एलिमेंट्स होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये बेसिक एलिमेंट होंगे इनके अंदर। और इसके अंदर जो वाटर का रेशो होगा वो 2:1 होगा। और इसका जो फार्मूला होगा वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है। अब इसमें आप देखेंगे CN लिखा हुआ है। एन ये नंबर को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि C3 भी हो सकता है। और अगर C3 होगा तो बाकी जगह पर भी जहाँ पर N मौजूद है वहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो जैसे भी हम देखेंगे ऑक्सीजन का अमाउंट उतना ही रहेगा जितना कार्बन का रहेगा। फ़र्क आएगा हाइड्रोजन के अमाउंट में। हाइड्रोजन का अमाउंट हर बार डबल होता रहेगा। तो ये बेसिकली फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से। हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन और कार्बन के मुकाबले में इसमें डबल होगा। अगर हम इंटरनेशनल नेमिंग के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो IUPAC के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। पॉलीहाइड्रोक्सी यानी इनमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद होते हैं और ये कार्बोनाइल कंपाउंड से। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप मौजूद हो सकता है। अल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनाइल कहा जाता है। अब इस तस्वीर में आप नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है एक तरफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और दूसरी तरफ लिखा हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों कह रहे हैं? जैसे आप देखेंगे कि इनमें आपको OH ग्रुप जो है ज़्यादा नज़र आएंगे। ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहलवाते हैं। तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप इसके अंदर ज़्यादा मौजूद है। और उसके अलावा एक में आपको कीटोन ग्रुप नज़र आएगा, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए, ये हमारे पास कीटोन ग्रुप है। और दूसरा कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना हुआ, ये हमारे पास जो है अल्डिहाइड ग्रुप होता है। इन कार्बोहाइड्रेट्स में कीटोन ग्रुप वाले हो सकते हैं और दूसरे अल्डिहाइड ग्रुप वाले भी हो सकते हैं। मज़ीद बात करें कि कहाँ से ये कार्बोहाइड्रेट हासिल होते हैं, तो मेन सोर्स इनके हवाले से बयान किया गया कि प्लांट है, क्योंकि प्लांट कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। शुरुआती तौर पर फोटोसिंथेसिस के दौरान ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज को ही बना रहे होते हैं। फिर जब दूसरे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे तो और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इन्हीं कार्बोहाइड्रेट में से फिर बनाए जाते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें, ज़्यादातर ये स्वीटन टेस्ट होते हैं। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स मीठे हमें महसूस होते हैं, जैसे कि इनमें मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड होते हैं, ये मीठे होते हैं। पॉलीसेक्राइड मीठे नहीं होते। उसके अलावा बात करें, इन्हें सेक्रम या सेक्राइड भी कहा जाता है इनके मीठे होने की वजह से। और दूसरा इनको शुगर्स भी कहा जाता है। तो इनके बारे में बात करें कहाँ हो सकते हैं, तो लिखा हुआ है आल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद होंगे। किस तरह से? जैसे प्लांट की सेल वॉल में सेल्यूलोज के तौर पर मौजूद हो सकते हैं, पेपर के अंदर भी मौजूद हो सकता है। स्टार्च की बात करें तो ये सीरियल ग्रेन्स यानी दानों में मौजूद हो सकता है। ट्यूबर आलू के अंदर मौजूद हो सकता है। शुगर केन के अंदर मौजूद हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों रोल प्ले कर रहा है, एनर्जी देने का भी काम कर रहा है। स्ट्रक्चर बनावट के अंदर भी काइटिन जैसे होता है वो एक्सोस्केलेटन भी बना रहा होता है। तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों रोल प्ले कर रहा होता है, बनावट का काम और दूसरा बॉडी के अंदर काम भी ये अदा कर रहा होता है। मजीद क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनके 3 ग्रुप्स हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ये है शुगर के हिसाब से। अगर एक शुगर का मॉलिक्यूल मौजूद है तो उसे मोनोसेक्राइड कहा जाएगा। मोनो का मतलब ही सिंगल होता है, सेक्राइड का मतलब है शुगर। एक शुगर का मॉलिक्यूल अगर इसमें मौजूद हो तो इनके बारे में लिखा हुआ है कि इनके अंदर सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल मौजूद होता है। क्योंकि इनमें एक शुगर का मॉलिक्यूल मौजूद है तो इन्हें हम हाइड्रोलाइज करके मज़ीद शुगर के मॉलिक्यूल्स में नहीं तोड़ सकते। उसके अलावा इनका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2nOn है। और इसके अंदर मिसालें लिखी हुई हैं, राइबोज, फ्रक्टोज, ये इनकी मिसाल है। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की सूरत में होते हैं, मीठा इनका जायका होता है और पानी के अंदर हल हो सकते हैं। और इनको हम कार्बन की तादाद के हिसाब से डिवाइड करते हैं। इनके नाम के आखिर में OSE आता है। तो इस तरह से इनको डिवीज़न की गई है। जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहले इनका मेंबर जो मौजूद है वो ट्राइओज है। ट्राई मतलब 3, OSE इनके नाम के आखिर में आएगा। टेट्रा 4 को कहते हैं, OSE आखिर में आएगा तो टेट्रोज। पेंटा 5 को कहते हैं, OSE आखिर में आएगा तो पेंटोस। हेक्सा 6 को कहते हैं और OSE आखिर में आएगा तो हेक्सोस। हेप्टा जो है 7 को कहते हैं, OSE आएगा तो हेप्टोस। तो ये इनकी कार्बन की तादाद को ये ज़ाहिर कर रहा है इनका नाम। और इसके अलावा इनकी एग्जांपल्स की बात करेंगे तो 3 कार्बन वाला जो मौजूद है वो है ग्लाइसरोज, या जिसको ग्लाइसर अल्डिहाइड कहा हुआ है। यहाँ फिर जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन मौजूद है। उसके अलावा एर्थरोज है, एर्थ्यूलोज है। उसके अलावा राइबोज है, राइबिलोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लेक्टोज है या ग्लूकोहेक्टोज है। तो ये इनकी अलग अलग मिसालें बयान की गई हैं। अब अगर हम बात करें ये कहाँ और कब प्रोड्यूस होते हैं
तो सबसे पहले ट्रायोज की बात करते हैं। ट्रायोज में ग्लाइसरोज और डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन है, ये रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा बात करें टेट्रोज के हवाले से बहुत कम होते हैं, नेचर में आमतौर पर नहीं पाए जाते, मिलेंगे तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर। पेंटोज की बात करें तो ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर मौजूद होते हैं, जो डीएनए है उसके अंदर पेंटोज शुगर मौजूद होती है, जिसको राइबोज शुगर कह रहे हैं, डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर है। हेक्सोज इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेक्सोज में अगर ग्लूकोज की बात करें तो वो फ्रूट के अंदर मिलेगा, स्वीट कॉर्न के अंदर मिलेगा, हनी के अंदर मिलेगा। और उसके अलावा बात करें तो ग्लूकोज जो है बहुत ज़्यादा पॉलीसेक्राइड में किसी न किसी मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर मौजूद होता है। पॉलीसेक्राइड जैसे स्टार्च है उसमें ग्लूकोज मौजूद है, ग्लाइकोजन है उसके अंदर मौजूद है, सेल्यूलोज है उसके अंदर मौजूद है, तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। फ्रक्टोज की बात करें तो ये भी फ्रूट के अंदर मौजूद होता है, तो इसको फ्रूट शुगर कह रहे होते हैं। रिंग स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, तो इसको ओपन चेन में भी हम वैसे जाहिर कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को। जैसे इस तस्वीर में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं ग्लूकोज के, इसी ग्लूकोज को इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर में भी लिखा हुआ है, लिखा जा सकता है। और उसके अलावा राइबोज है, इसके स्ट्रक्चर को भी आप देख सकते हैं 5 कार्बन वाला, इसको भी हम रिंग के स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। मजीद हेक्सोज की बात करें, इसको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले ग्रुप का नाम है अल्टो हेक्सोज आइसोमर्स। अब इसके अंदर ग्लूकोज, ग्लेक्टोज और उसके अलावा मेनोज आ जाता है। और उसके अलावा दूसरे ग्रुप का नाम है कीटो हेक्सो आइसोमर्स, इसके अंदर फ्रक्टोज, सरबोज और पेसिकोज आ जाते हैं। आइसोमर्स हम इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हमें नजर आएगा। अगर हम अल्डो हेक्सो आइसोमर्स की बात करें, ग्लूकोज, मेनोज और ग्लेक्टोज की, तो हमें थोड़ा बहुत जो है इनकी पोजीशन में फ़र्क नज़र आ रहा है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप इस तरफ मौजूद है और यहाँ पर भी सेम जगह पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप इस तरफ मौजूद नहीं बल्कि यहाँ मौजूद है, तो इनमें स्ट्रक्चर का हमें ये फ़र्क नज़र आ रहा है। उसके अलावा मज़ीद हम बात करें कि इन दोनों में हाइड्रोक्स ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आपको ग्लेक्टोज के अंदर हाइड्रोक्साइल ग्रुप दूसरी साइड पर नज़र आ रहा है। तो फार्मूला बेसिकली सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो इन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। तो ये अल्डो हेक्सो आइसोमर्स है क्योंकि इनके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। अब हम बात करें ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और दूसरा सेक्राइड मतलब कि शुगर, जिसके अंदर 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड मौजूद हो, यानी कि इनको हम मज़ीद शुगर्स में तोड़ सकते हैं। अगर हमारे पास एक भी ओलिगोसेक्राइड का मॉलिक्यूल मौजूद है जो 2 शुगर्स का बना हुआ है, जिसको डाइसेक्राइड कह रहे हैं, अगर उसको भी हम तोड़ेंगे तो वो 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जा सकता है। तो इनको हम तोड़ सकते हैं शुगर के मॉलिक्यूल्स के अंदर। मज़ीद इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कुछ स्वीट कम होते हैं जायके के अंदर और पानी के अंदर भी लेस सॉल्युबल होते हैं और ये तोड़े जा सकते हैं। मोनोसेक्राइड मज़ीद शुगर्स में तोड़े नहीं जा सकते। इनकी जो मेन एग्जाम्पल है वो डाइसेक्राइड है, जो कि 2 मोनोसेक्राइड देगी अगर तोड़ी जाएगी। कोवैलेंट बॉन्ड जो इनके दरमियान में मौजूद है उसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करता है। अब इनका जो डाइसेक्राइड का मॉलिक्यूल होता है उसकी रिंग्स जो होती हैं उनमें 6 मेंबर भी हो सकते हैं, 6 कार्बन भी हो सकते हैं या 5 कार्बन भी हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ मिसाल हैं, जैसे सुक्रोज की बात करें वो डाइसेक्राइड है, लेकिन वो 2 शुगर का बना हुआ है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर के सुक्रोज को बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें जैसे तस्वीर में दिखाया हुआ है, ग्लूकोज और ग्लूकोज ये मिलकर के माल्टोज बनाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक तरफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन मौजूद है, ये दोनों निकल जाएंगे वाटर बन करके और ऑक्सीजन और उनका आपस में बॉन्ड बन जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जैसे कि आपको नज़र आ रही है पहले और चौथे कार्बन के दरमियान में, और इस तरह से ये डाइसेक्राइड हमारे पास बनेगा। अब इनके हवाले से लिखा हुआ है डाइसेक्राइड के बारे में, ये रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो सकते हैं। रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर वो कार्बोहाइड्रेट होगा जो खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करेगा हाइड्रोलाइसिस के बगैर। तो इसका मतलब ये होगा कि ये खुद जो है ऑक्सीडाइज होंगे। खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये है कि ये अपने में से जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस करेंगे और दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन करेंगे, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन जो लॉस करेंगे वो किसी और को दे देंगे। और इनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस होना और गेन होना ये किस वजह से हो रहा है? ये इस वजह से होता है क्योंकि इनके पास एक फ्री ग्रुप मौजूद होता है। फ्री ग्रुप यानी कि जो रिएक्शन कर सकता है। वो फ्री ग्रुप कौन सा लिखा हुआ है? इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड आर फ्री कीटोन ग्रुप। कार्बोनाइल जो ग्रुप है, चाहे वो अल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो, अगर वो फ्री मौजूद है तो इस वजह से ये रिएक्शन कर सकते हैं। अब इन डाइसेक्राइड की एग्जांपल कौन सी है जो रिड्यूसिंग शुगर हो सकते हैं? तो इनके पास लिखा हुआ है माल्टोज, लेक्टोज, ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और दूसरे हमारे पास जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जो कि ऑक्सीडाइज और रिडक्शन नहीं कर सकते। इनके अंदर फ्री कार्बोनाइल ग्रुप यानी अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप मौजूद नहीं होता। इसकी जो मिसालें हैं वो सुक्रोज और रिफाइनोज हैं, क्योंकि इनके पास कोई फ्री सब्सटेंस मौजूद नहीं जो कि किसी और के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए, तो इसी वजह से इनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर ये बात वजाहत की गई है
कि जो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं उनका फ़ायदा और नुकसान क्या होता है। तो यहाँ एक रिएक्शन की बात हो रही है कि जानदार खासतौर पर जो प्लांट है वो अपना खाना ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे? सोर्स से वो सिंक में जमा करेंगे। सोर्स यानी लीफ जो खाना बना रहे, वहाँ से वो अपने फ्रूट्स में खाना स्टोर करेंगे। लेकिन जब वो खाना ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर जा रहा होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा तो क्या होगा? लिखा हुआ है कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएंगे इनके कार्बोनाइल ग्रुप्स के दरमियान में। जो डाइसैकेराइड है वो दो शुगर्स का बना होता है और उनमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हो सकता है, यानी कि उसके अंदर अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप मौजूद हो सकता है। तो उन अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और इसकी मिसाल यहाँ पर सुक्रोज़ की दी गई है कि सुक्रोज़ जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जो ट्रांसफ़र हो रही होती है। इसके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। एनर्जी ट्रांसपोर्ट तो होने के लिए इसके पास वो काफ़ी है और ट्रांसपोर्ट होने के दौरान ये ना ऑक्सीडाइज़ होगी, ना किसी और के साथ रिएक्शन करेगी, तो कोई और दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं, सीधा-सीधा सुक्रोज़ जो है वो आगे ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो सुक्रोज़ का ज़रूरी है कि वो सुक्रोज़ बना रहे और कोई और रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, वरना फिर ये ज़ाया हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर की ज़्यादा अहमियत होती है। अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, यानी शुगर के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो इनके पास लिखा हुआ है ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं और जब हाइड्रोलाइज़ होंगे, तोड़े जाएँगे, तो बहुत ज़्यादा मोनोसैकेराइड इनमें से निकलेंगे। और ये कैसे बनेंगे? जब कंडेंसेशन होगी यानी मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, सैकड़ों की तादाद में या हज़ारों की तादाद में मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे, तो हमारे पास पॉलीसैकेराइड बनेंगे। इनमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज़ और काइटिन, ये 4 अहम ग्रुप्स लिखे हुए। तो सबसे पहले स्टार्च की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अबंडेंट फूड रिज़र्व है। यानी कि प्लांट जब खाना जमा करते हैं तो स्टार्च की सूरत में जमा करते हैं। तो ये सीरियल्स, लेग्यूम्स, ट्यूबर्स और वेजिटेबल्स में मौजूद हो सकता है। लेग्यूम्स फलियों को कहते हैं, सीरियल दानों को कह रहे हैं, ट्यूबर्स हम आलू वगैरह को कह रहे हैं और फलियों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर ये हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा बात करें तो ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं सीधी चेन के अंदर। अगर सीधी चेन में वो जुड़े हुए तो उसे अमाइलोज़ कहेंगे और अमाइलोज़ जो है ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। और अगर ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स ब्रांच चेन में मिले तो इसे हम अमाइलोपेक्टिन कहेंगे। अमाइलोज़ और अमाइलोपेक्टिन में क्या है फ़र्क? अमाइलोज़ जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है और उसके अलावा ब्रांच चेन में है। और जब अमाइलोपेक्टिन आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये ब्लू कलर देगा। तो ये एक सीधी कतार वाले अमाइलोज़ और दूसरा अमाइलोपेक्टिन के दरमियान में डिफरेंस था। वैसे ये स्टार्च ही की 2 किस्में होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये अमाइलोपेक्टिन का है और ऊपर ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है ये अमाइलोज़ का है। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोजन का। ये भी ग्लूकोज़ का पॉलीमर है, जैसे कि स्टार्च ग्लूकोज़ का पॉलीमर था और इसका स्ट्रक्चर भी स्टार्च की जैसा होता है, लेकिन ये एनिमल में पाया जाता है तो इसलिए इसको एनिमल स्टार्च कहा जाता है। ये बैक्टीरिया में भी पाया जा सकता है, फंजाई में भी मौजूद हो सकता है। एनिमल्स में ज़्यादातर ये हमें लिवर में और मसल्स में देखने को मिलेगा और जब ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये रेड कलर देगा। अब हम बात करते हैं सेल्यूलोज़ की, जो कि ग्लूकोज़ का पॉलीमर है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। अगर सवाल आए कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन-सा है, तो सेल्यूलोज़ होता है। वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है और ये ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती क्योंकि ह्यूमन बॉडी के पास इसका एंजाइम मौजूद नहीं होता जो इसको डाइजेस्ट करे। और सेल्यूलोज़ के अंदर जो ग्लूकोज़ है वो सीधी कतार में जुड़े होते हैं और कोई ब्रांच चेन मौजूद नहीं होती। लेकिन ये जो स्ट्रेट चेन होती है फिर आगे चलकर कॉइल हो जाती है और ट्यूब्स बनाती है और इन ट्यूब्स जो है ये सेल वॉल को बना रही होती हैं। तो सेल्यूलोज़ की फाइबर्स सेल वॉल में मौजूद होती है जो कि सीधी कतारों की बनी हुई है, ब्रांच चेन इनमें नहीं है, लेकिन ये फिर बाद में कॉइल्स बन जाती हैं। और सेल्यूलोज़ जो है आयोडीन के साथ रिएक्शन के दौरान कोई भी कलर नहीं दे रहा होता। अब जैसे इस तस्वीर में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सीधी कतार नज़र आ रही है, लेकिन ये सीधी कतार आगे चल कर के, ये सीधी कतार जो मुख्तलिफ कतारें हैं, ये आगे चल कर के कॉइल हो जाएँगी और एक सेल्यूलोज़ की फाइबर बना देगी और ये सेल्यूलोज़ की फाइबर आपको सेल वॉल के अंदर नज़र आएगी। अब हम बात करते हैं काइटिन का। अब काइटिन की बात करें तो ये एक लॉन्ग चेन पॉलीमर है एन-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का। अब इसके जो छोटे से यूनिट्स हैं उनको ग्लूकोज अमाइन कह रहे हैं, एन-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन कह रहे हैं। अब ये क्या है? एन अमाइड डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जब ग्लूकोज के साथ एक नाइट्रोजनस कंपाउंड जुड़ा हुआ है तो बनता है एन-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। अब इसका जो स्ट्रक्चर है काइटिन का वो सेल्यूलोज के जैसा होता है। सेल्यूलोज की तरह किस तरह से होता है? क्योंकि ये भी जो है नैनो फाइबर्स की सूरत में हमें नज़र आता है। लेकिन इसके काम की बात करें तो फंक्शनली इसका जो काम होता है वो केराटिन प्रोटीन की तरह होता है, फाइबर्स के तौर पर मौजूद है और सेल्यूलोज के जैसा स्ट्रक्चर ज़रूर है, लेकिन काम इसका केराटिन प्रोटीन वाला है, मजबूती देने का काम इसका है। काइटिन जो है मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है जो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंक्रीज करेगा तो इसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। इसके दरमियान जो बॉन्डिंग है उसे नाइट्रोजन ज़्यादा मजबूत कर रहा है, तो नाइट्रोजन की वजह से काइटिन भी हमें मजबूती के तौर पर नज़र आ रहा है। काइटिन की बात करें कि किस तरह से होता है, तो अगर प्योर काइटिन है, अनमोडिफाइड है, तो ये ट्रांसल्यूसेंट होगा, यानी कि इसमें से रोशनी आर पार हो सकती है।
पेलेबल और रेजिलेंट का मतलब ये होता है कि फ्लेक्सिबल होता है, अगर ये मुड़ गया तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकता है, और काफ़ी ज़्यादा टफ होता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर। लेकिन ज़्यादातर ये हमें मॉडिफाइड फॉर्म में मिलेगा, मॉडिफाइड यानी मिक्सचर में मिलेगा, तो प्रोटीन इसके साथ में होता है और ये एक्सोस्केलेटन बनाएगा इंसेक्ट का। एक्सोस्केलेटन मतलब कि बाहरी कवर जो होता है इंसेक्ट का, जैसे कॉकरोच होता है उसका बाहरी कवर काफ़ी हमें सख्त नज़र आता है, तो ये काइटिन का बना होता है। और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ मौजूद होगा? जो मोलस्कस के शेल हैं। मोलस्कस कौन से होते हैं? समंदर में कुछ हमें शेल के जैसे जानवर नज़र आते हैं, जैसे कि स्नेल हो गया, उसके अलावा कुछ सिपियाँ वगैरह होती हैं, तो ये मोलस्कस है, तो उनमें अगर काइटिन मौजूद होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मौजूद होगा। क्रस्टेशियंस जैसे कि झींगे हो गए, हमारे पास केकड़े हो गए, उनके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में काइटिन मौजूद होगा। तो ये कंपोजिट मटेरियल यानी ये जो मिक्सचर है, ये इसे हार्डर और सख्त बनाता है प्योर काइटिन के मुकाबले में। अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में, कि कार्बोहाइड्रेट्स में किस तरह से आइसोमर्स मौजूद होते हैं। लेकिन आइसोमर्स की भी किस्म, जिसको स्टीरियो आइसोमर्स कहा जा रहा है। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? कि जब कार्बोहाइड्रेट का एक ही मॉलिक्यूल हो, एक ही मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है, जैसे ग्लूकोज का, इसी तरह से ग्लूकोज का हमारे पास एक और मॉलिक्यूल भी आ जाए, लेकिन फ़र्क सिर्फ उसके अंदर एक मॉलिक्यूल की पोजीशन में हो। जैसे कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, इसमें जो है राइट साइड पर मौजूद है और इसमें आपको लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है, यानी कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल की पोजीशन का फ़र्क हो। वैसे भी फार्मूला तो तमाम आइसोमर्स का सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल की पोजीशन का फ़र्क आ रहा है, तो इसे हम कह रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स। अब ये मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। मिरर इमेज इस तरह से कि एक तरफ आपको हाइड्रोक्साइल ग्रुप एक तरफ नज़र आ रहा है, तो दूसरे में दूसरी तरफ नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल एक दूसरे की मिरर ये हमें नज़र आ रहे होते हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस किस तरह है इन शुगर्स की, जैसे हमने कहा कि एक राइट हैंडेड शुगर से एक लेफ्ट हैंडेड शुगर से। अब अगर हमारी बॉडी में बात करें कौन से शुगर्स मौजूद है, हमारी बॉडी में राइट हैंडेड शुगर्स मौजूद थे। अब राइट हैंडेड हैं और लेफ्ट हैंडेड शुगर्स दोनों का टेस्ट सेम है, लेकिन हमारी बॉडी में सिर्फ राइट हैंडेड मौजूद है, हमारी बॉडी में लेफ्ट हैंडेड शुगर्स मौजूद नहीं। अगर एंजाइम्स की बात करें जो शुगर्स को डाइजेस्ट करेंगे, एंजाइम्स भी दो तरह के होंगे, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंडेड मौजूद है, यानी कि राइट हैंडेड एंजाइम्स राइट हैंडेड शुगर्स को डाइजेस्ट करेंगे, और राइट हैंडेड एंजाइम्स जो हैं वो लेफ्ट हैंडेड शुगर्स को डाइजेस्ट नहीं करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले कहा कि दोनों शुगर्स का टेस्ट एक जैसा है। लेफ्ट हैंडेड शुगर्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती, तो इन्हें हम लोग यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर के अंदर। यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो अगर राइट हैंडेड शुगर्स खाएँगे तो वो उन्हें ज़्यादा एनर्जी देगा, ज़्यादा उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से लेफ्ट हैंडेड शुगर्स जो होंगी, मास उनका सेम है, सेम स्वीटनेस है, लेकिन कैलोरीज़ उनमें से ज़रा भी नहीं मिलेगी, तो ये उनमें से डाइजेस्ट ही नहीं होगी। तो उनके पास एंजाइम्स नहीं है डाइजेस्ट करने के, ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि उनके पास राइट हैंडेड शुगर्स को ब्रेक डाउन करने की एंजाइम्स मौजूद है। तो ना ये कोई रिएक्शन करेंगी और ना ही जो है शुगर ब्रेक डाउन होगा, ना मेटाबॉलिज्म होगा, ना उन्हें कैलोरीज़ मिलेगी, और कैलोरीज़ उनके पास बहुत ज़्यादा हो जाती है शुगर के पेशेंट के पास, तो कैलोरीज़ यानी कि एनर्जी की उनके पास इतनी ज़्यादा अमाउंट भी नहीं रहेगा। तो ये उनको फ़ायदा होगा लेफ्ट हैंडेड शुगर्स को यूज़ करने का।